मैं हूँ आप लोग का समर्पण, इसलिए आज का टॉपिक लाया हूँ दर्पण। आज इस दर्पण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का क्या क्या काम होता है, दर्पण तो क्यों दर्पण के प्रतिबिंब को कैसे समझे। और दर्पण के प्रतिबिंब में हमेशा अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वक्ता त्रिज्या पे बना है या सेंटर पे बना है, फोकस पे बना है या फोकस के बीच में बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण वैसा वस्तु है जिसको वस्तु को प्रतिबिंब के रूप में निरूपित किया जाए। जैसे कोई दर्पण, जब जैसे कोई वस्तु है, वहां पे प्रतिबिंब रखा है और प्रतिबिंब में वो वस्तु को देखा कि हाँ ऐसा दिख रहा है, कल्पना किए या तो वस्तु का प्रतिबिंब बने, तो इसे ही दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? आखिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। एक समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर, और दूसरा गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण की खास बात यह है कि इसका परावर्तक सतह एकदम समतल रहता है। जैसे कि आप घर में देखते होंगे कि आईना वीडियो कहते हैं, सॉरी, इसके चेहरा को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे उसके एक परत होते हैं, परत के और धातु की पतली किरण को पतली धातु की एक लेप चढ़ाया जाता है, जो कि इधर से प्रकाश किरण जाए तो पार न कर पाए। इसके लिए उसके पीछे एक छाया देखिएगा, हमेशा आईना को खोलकर कि देखिएगा तो उसके पीछे एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे किसी भी किरण को आगे नहीं जाने देता है और आपके प्रतिबिंब को सीधा निरूपित कर देता है। तो एक कंडीशन हो गया। अब देखते हैं कि समतल दर्पण को प्रतिबिंब कहाँ बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब बस दर्पण के पीछे बनता है, और आप अगर इतना दूरी पे है तो इतना ही दूर पीछे बनेगा। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे है, 5 सेंटीमीटर आगे की ओर है, तो बस दर्पण 5 सेंटीमीटर पे है, तो दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। और वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो काल्पनिक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा एवं उल्टा बनेगा। हमेशा देखिएगा, कोई प्रतिबिंब को देखते होंगे तो इधर का कान इधर हो जाता है और इधर का हाथ देखते होंगे तो हाथ, जब खाना खाते हैं दाहिना हाथ से तो प्रतिबिंब में दिखाता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं। तो ये है इसका खास बात कि इसका प्रतिबिंब पीछे बनता है और ये काल्पनिक होता है और ये पार्ट्स उल्टा बनता है। ठीक है, तो वस्तु समतल दर्पण के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। जैसे एक बार कर लेते हैं। इसका परावर्तक सतह समतल होता है और इसके पीछे एक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। और वो परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो उसको किरण को आगे की ओर नहीं जाने के लिए उसको क्षय के रूप में चढ़ाई जाती है। और यह इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर, पार्श्व एवं उल्टा बनता है। और कैसा कब बनता है? जितना 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर है तो 10 मीटर उधर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, अब आते हैं गोलीय दर्पण। आखिर ये गोलीय दर्पण में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। गोलीय दर्पण को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, उत्तल और एक अवतल। सबसे पहले जानते हैं गोलीय दर्पण आखिर है क्या। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो कि एक खोखले गोला के रूप में हो, जो कि एक खोखले गोला के रूप में हो। जैसे कि यहाँ पे हम एक दर्पण बना लेते हैं, गोलीय दर्पण। जैसे एक ही दर्पण, ये है खोखला गोला। ठीक, अगर यहाँ से अगर इसको ऐसे करें तो इधर वाले भाग को कहेंगे, इधर वाले हो जाएंगे अवतल, सॉरी, ये वाले हो जाएंगे अवतल, यही में से 2 निकला है इसी से, और ये वाले हो जाएंगे उत्तल। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से
कि दर्पण को दो बराबर गोलीय दर्पण को दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक उत्तल और एक अवतल। अवतल और उत्तल को कैसे विभाजित किया जाता है वो समझ लेंगे। क्या कि यहाँ से बीच में से अगर इसको काटेंगे तो दो बराबर भागों में बटेगी, एक अवतल और दूसरा उत्तल। एक बात और गोलीय दर्पण की एक बात और, पारे की कलई एक रेड आयरन पीछे की ओर करेगी रेड, जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने समतल दर्पण में, तो ऐसा ही एक रेड ऑक्साइड की एक परत चढ़ाई जाती है और दूसरी तरफ यही ये वाला और ये वाला परावर्तक सतह परावर्तक की तरह रहता है। दूसरा दो वो आगे और एक पीछे, एक पर कलई रहती है रेड ऑक्साइड की और दूसरी तरफ एक परावर्तक सतह की तरह रहता है। तो उत्तल दर्पण, अब आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की ओर। उत्तल दर्पण को ही अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को ही अपसारी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण को ही अभिसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी से कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अपसारी याद रखे कि अभिसारी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि अभी कब करे और वो कब करे, तो एक साथ एक लॉजिक लगाते हैं, उसे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अब को डिनोट कर रहा है और ये अभी, अब और अभी, मतलब अब करो चाहे अभी करो, दोनों बात बरोबर है। अब करो तब चाहे अभी करो तब, दोनों बात बरोबर है। तो अब और अब भी दोनों एक ही होगा, यानी कि अवतल दर्पण और अपसारी। और जो बच गया वो अब उत्तल और अपसारी, यानी कि सिर्फ इसको देखना है। अब और यहाँ अभी, अब करो तो अभी करो, यानी कि अवतल होगा तो अभिसारी होगा, उत्तल होगा तो अपसारी होगा। हाँ, तो अब बात करते हैं, ये समझ गए। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है, इसका प्रतिबिंब के कैसे कैसे बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण एक परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ रहता है। परावर्तक सतह कहने का मतलब हुआ कि एक उत्तल दर्पण, अभी मैंने बताया है कि गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण कैसे कैसे बनता है, तो वही में उसी में से हम निकालते हैं उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण ऐसे रहता है और इसका परावर्तक सतह इधर की ओर रहता है भैया, इधर। और ये हो गया उत्तल दर्पण। और इसका ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाती है। ये उत्तल दर्पण का एक प्रमुख विशेषता ये है कि अगर अनंत से कोई किरण आ रही है, इधर से मतलब किरण जो जा रही है, तो ये यहीं पे रहेगी, यहाँ ज्यादा ये फैला देगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये फैलाने का काम करती है। और अवतल को देखे तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ऐसे देखो धंसा हुआ है, और इधर से कलई किया रहता है, और ये इधर से जाता है तो इसको आने वाली किरणों को सिकुड़ने का काम करती है। जैसे यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर फिर वहीं पे जाके फिर से रिफ्लेक्ट कर देगा, और यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा वही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे कि किरणें को सिकुड़ने का काम करती है कौन, अवतल, यानी कि अभिसारी। अभिसारी बचा हुआ तो उत्तल अपसारी, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। अब समझाते हैं कि इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में समझाएंगे। तो चलिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक नहीं समझे, यहाँ ट्रिक हम नहीं पढ़ाते हैं, ट्रिक से चलोगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो। और कंसेप्ट इतना अच्छा दूंगा कि याद रहेगा। सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा है।
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। तो एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक ये अवतल दर्पण है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे पोल है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको फोकस यानी F से डिनोट करते हैं, इसको सेंटर C से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे अनंत, यहाँ पे अनंत। इसी पे हम समझेंगे कि कैसे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और किस स्थिति में बनती है और कैसा बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं, वस्तु अगर इससे पहले एक क्लिप में दूंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे कितना फोटो पिक्चर सारा देखता है कि उसमें समझने में थोड़ा परेशानी होती है। इसलिए मैंने एक ही में अरेंज करने का कोशिश किया हूँ, जिसके कारण आप लोग समझ जाएंगे। और इसको अगर समझ गया तो अब कभी नहीं, मेरा वादा है कि कभी नहीं ये निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर दर्पण को यहाँ पे अगर रखेंगे, दर्पण पे अगर यहाँ पे वस्तु अनंत पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब, चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, अगर वस्तु को यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जैसे जैसे अगर प्रतिबिंब, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, E, और इसको A, ठीक। तो प्रतिबिंब की स्थिति खाली देखो प्रतिबिंब की स्थिति है, A इनवर्स इसको कर दो, प्रतिबिंब है, B इनवर्स, C इनवर्स, D इनवर्स और E इनवर्स, और इसके बाद नहीं है तो इधर आ जाएगा E F इनवर्स, ठीक। तो आपने देखा कि अगर इधर से जा रहा है कोई किरण है, यानी यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। फिर यहाँ पे आता है तो एक स्टेप इधर जाता है, तो फिर एक स्टेप प्रतिबिंब बनते हुए इधर की ओर आ रही है। जैसे यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे गया, फिर प्रतिबिंब यहाँ पे, फिर यहाँ पे गया तो वो बराबर हो गया, फिर D पे गया, D इनवर्स यहाँ पे बन गया, फिर E पे गया यहाँ, फिर यहाँ पे बन गया, ऐसे फिर यहाँ पे गया तो इधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए दर्पण के पीछे जाके बन गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो बड़ा बड़ा या छोटा छोटा, अब किसको कहे छोटा और किसको कहे बड़ा। तो हाँ, यहाँ पे याद कर लो कि ये दोनों प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सॉरी छोटा बनेगा, और ये प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा। इसको छोटा कर लो, इसको बहुत ही छोटा बनेगा, यानी कि नाम मात्र बनेगा, ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और उससे बड़ा थोड़ा सा यानी ई बनेगा, यानी कि ये दोनों प्रतिबिंब जो बनेगा छोटा बनेगा, और ये सेंटर पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा सेंटर पे रखा हुआ प्रतिबिंब। और अगर इधर डी, अगर सेंटर और फोकस के बीच जाते हैं तो ये दोनों प्रतिबिंब जो देख रहे हो, ये दोनों प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और ये वाला प्रतिबिंब सबसे ज्यादा बड़ा बनेगा। किसका? इसका ई वाला जो प्रतिबिंब है जो फोकस पे रखा जाएगा उसका सबसे बड़ा बनेगा, ई वाला सबसे बड़ा, और ये वाला थोड़ा सा बड़ा तो बनेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और यहाँ पे अगर ये सारे को देखें तो ये सभी वस्तु के वास्तविक और
वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सभी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पे जितना भी है सभी वास्तविक उल्टा बनेगा सभी प्रतिबिंब। और अगर यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट वाले को, तो ये काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक एवं सीधा बड़ा बनेगा। काल्पनिक, सीधा एवं बड़ा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे सब बड़ा बनेगा, सभी वास्तविक बनेगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनेगा। वहां पे काल्पनिक के साथ कैसा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है। यहाँ वास्तविक है, वास्तविक के साथ उल्टा बन रहा है। और दर्पण कहाँ कहाँ बन रहा है, तो एक बार और समझते हैं। जैसे कोई वस्तु अगर अनंत पे रखी हो, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक। अगर अनंत और सेंटर के बीच अगर वक्रता केंद्र के बीच आते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। और सेंटर पे जब वस्तु को खड़ा करेंगे तो वस्तु का बराबर बनेगा और सेंटर पे ही बनेगा। और सेंटर और फोकस के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। और कोई वस्तु को जब फोकस पे रखते हैं तो उसका अनंत पर चले जाता है, सबसे बड़ा बनता है। सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस स्थिति में रखा हो तो कहाँ पे बनेगा। यानी कि फोकस पे जब रखेंगे कोई भी वस्तु को तो वो सबसे बड़ा बनेगा। और सबसे छोटा कब बनेगा, जब कोई वस्तु अनंत पर हो। और लास्ट वाले जो है पोल और फोकस के बीच सबसे ये बड़ा दिमाग में रखने वाली बात है सिर्फ इसको, कि फोकस और पोल के बीच जब कोई वस्तु को रखा जाएगा तो अनंत के बाद तो कोई जाने वाला रास्ता नहीं है, इसलिए वो इधर आके सीधा मूव करके ऐसे आएगा और ऐसे चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से अगर ऐसे करते हैं तो फिर ऐसे बन जाता है, यानी कि ये सीधा हो जाता है, यहाँ पे सीधा हो जाता है और बड़ा बनता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इस फिगर के अनुसार कि इसको अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा और किस तरह से छोटा और किस तरह से बड़ा बनेगा। और तो अब आते हैं उत्तल दर्पण की तरफ कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। तो इसको अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण। यहाँ पे एक बात, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु को जहाँ कहीं भी रखो, वस्तु के जहाँ कहीं भी रखो, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा एवं छोटा और पोल और फोकस के बीच बनेगा, यानी कि फोकस के बीच में। उत्तल दर्पण को आप कहीं भी रख दो, उसका प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, चाहे वो अनंत पे हो, चाहे वो फोकस पे हो, चाहे वो सेंटर पे हो, चाहे वो सेंटर और फोकस के बीच हो, सेंटर और अनंत के बीच हो, वो वस्तु जहां कहीं भी रखा हो उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा, छोटा और पोल, यानी कि पोल
और फोकस के बीच ही बनेगा, कि फोकस के बीच ही बनेगा, तो ये याद रखना। और अब आगे आते हैं, और उत्तल दर्पण हो गया। अब आते हैं, अब आगे आते हैं इसका उपयोग। अब इसका आते हैं उपयोग। देखो, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर, इसे ही रिव्यू मिरर भी कहते हैं, रिव्यू मिरर। और इसे ही पश्च दर्पण भी कहते हैं, पश्च दर्पण। यानी कि एक ही बात को इतना घुमा के लिखा है कि साइड मिरर में भी, रिव्यू में भी और पश्च दर्पण में, क्योंकि गाड़ी को देखते हो कि गाड़ी के पीछे की स्थिति देखनी रहती है, तो उसको पूरा का पूरा रोड का क्लियर फोटो दिखता है, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और उत्तल दर्पण पीछे के किसी भी सामान को फैलाने की काम करती है। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया, तो यहाँ पे भी रखेंगे तो वस्तु का यहाँ का प्रतिबिंब पूर्ण देगा, और इधर का भी, इसलिए उसका प्रयोग साइड मिरर में भी किया जाता है। और दूसरा जो है, इसका प्रयोग सड़क लैंप में किया जाता है, सड़क लैंप। भाई ये सड़क लैंप क्या है? सड़क लैंप वो है, जैसे देखते होंगे कभी ट्रैफिक है तो उस पे जो रेड लाइट वाली रहती है, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तभी वो कभी किसी को दिख जाता है, बहुत दूर से भी दिख जाता है, क्योंकि वो जो है फैलाने की काम करती है प्रकाश को। इसलिए ये दोनों का प्रयोग सड़क लैंप में, और एक में गाड़ी के साइड मिरर में, रिव्यू मिरर में, पश्च दर्पण में। और अब देखते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग इतना समझ लो कि अवतल दर्पण का उपयोग इस दोनों के अलावे, यानी कि सड़क के गाड़ी के साइड मिरर में और सड़क लैंप के अलावे जो कुछ भी आ जाए वो सब अवतल दर्पण में उसका उपयोग होता है। चाहे वो दाढ़ी बनाने वाला में हो, दाढ़ी बनाने वाले मिरर, इसी को शेविंग मिरर कहते हैं, शेविंग मिरर। दूसरा हो गया प्रेशर कुकर में। तीसरा हो गया आँख कान नाक के, आँख कान नाक के अंदर ये चीजें देखनी है। तो यहाँ पे डॉक्टर करता है, ये सब कौन करता है? डॉक्टर करता है। डॉक्टरी में जितना भी आएगा सब आँख कान नाक में, जो डॉक्टर के जितना भी सामान को देखना होगा वो सब किसका प्रयोग करेगा? अवतल दर्पण का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, रिव्यू मिरर या पश्च दर्पण और सड़क लैंप में किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ भी आ जाए, इस दोनों के अलावा जो कुछ भी आ जाए वो सब कौन करेगा? अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। और अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करेगा? क्योंकि उसको छोटा सामान बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखना रहता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। क्योंकि उत्तल दर्पण छोटे सामान को बड़े पैमाने पर दिखा सकता है,
और उत्तल दर्पण हमेशा बड़े सामान को छोटे पैमाने पर दिखा देता है, क्योंकि साइड मिरर में अगर देखते होंगे कि बड़ा सा ट्रक रहता है, उसको छोटे से दिखाता है, लेकिन एकदम सही दिखाता है कि हाँ उसका क्या क्या है, हेडलाइट किधर है, ब्रेक गियर का उसका चक्का किधर जा रहा है, इसलिए उसको उत्तल दर्पण में किया जाता है। और अवतल दर्पण में एक और मेन है, उसका उपयोग देख सकते हैं गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट ये हेडलाइट गाड़ी के हेडलाइट और सड़क मिरर, ये पश्च दर्पण यानी कि साइड मिरर, ये दोनों क्या होता है उसके बारे में समझाता हूँ। गाड़ी के साइड मिरर जो कि ड्राइवर के बगल में रहता है और जो आगे बैठा हुआ रहता है ना उसके बगल में रहता है, वो दोनों साइड मिरर रहता है, उसका उपयोग उत्तल दर्पण, उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण जो कि गाड़ी के हेडलाइट यानी कि जो देखते होंगे कि गाड़ी को फोकस मारता है आगे रोशनी देने के लिए, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण बहुत ही आगे लेकर जाता है और बड़ा दिखाता है, इसलिए उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, उसका बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, और उसके बारे में विशेषता भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल पे आप LOD एकेडमी पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और तब तक आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लेकर टॉपिक लेकर आऊंगा, काहे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लाता हूँ और उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।